और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तीवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया। गुड मॉर्निंग कृतिका। तो अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। बात होगी चुनावी हलचल की, साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ आज की अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में ही रहेंगे या फिर सीबीआई को मिलेगी रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी हुई अधिसूचना। 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 12 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। वहीं बिहार में पहले चरण के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन आज शेष उम्मीदवारों की कर सकता है घोषणा। महायुति गठबंधन में राकंपा के अलावा भाजपा और मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है शामिल। वहीं तेलंगाना के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की आज अंतिम सूची जारी होने की संभावना। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा उल्लंघन मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा पूछताछ के लिए आज दिल्ली बुलाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। एजेंसी ने मामले में महुआ के मित्र दर्शन हीरानंदानी को भी किया तलब। यूक्रेन के विदेश मंत्री अपनी पहली भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग से संबंधित मामलों पर होगी चर्चा। और खेल की खबरों में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का खुला जीत का खाता। हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई को दी 31 रनों से मात। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक मैच में बने 500 से ज्यादा रन। आज दिल्ली का सामना राजस्थान रॉयल्स से। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और देश भर से कुछ खास खबरों में बात करेंगे। दिल्ली के जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और अदालत ये तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आगे भी भेजा जाए या फिर सीबीआई को रिमांड दी जाए। साथ ही अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इससे पहले बीते कल हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए भी कहा है। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल ने 8वें समन तक कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे, जिसके बाद ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। तो ईडी या सीबीआई किसको मिलेगी उनकी हिरासत, उनकी रिमांड? विकास साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। विकास, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए, काफी गहमा गहमी है। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? कल तो उन्हें राहत नहीं मिली अदालत से, आज क्या उम्मीद कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए? बिल्कुल, उनकी ईडी कस्टडी आज खत्म हो रही है और आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो या तो ईडी अगले कुछ दिनों के लिए दोबारा रिमांड मांग सकता है। और जैसा कि सीबीआई सोर्सेज ने पहले भी कहा था कि वो सीबीआई अब अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगेगी जैसे ही ईडी की पूछताछ खत्म होती है। तो हालांकि पिछली बार 10 दिन की हिरासत मांगी थी ईडी ने और उनको
10 दिन की पूरी हिरासत नहीं मिली थी, तो ये उम्मीद है कि वो दोबारा एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग करेगी कोर्ट से। और ये तो साफ है कि अभी वो न्यायिक हिरासत में जाना उनका लगता है कि कुछ वक्त लगेगा उसमें, क्योंकि उसके ठीक बाद अगर ईडी की रिमांड जैसे ही खत्म होती है फिर सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, और जाहिर है कि कोर्ट सीबीआई हिरासत दे भी देगा, क्योंकि जिस तरह का मामला है इसमें आप याद करें तो पहले जो कंप्लेंट गई थी आबकारी नीति घोटाले मामले में वो सीबीआई को भेजी गई थी एलजी की ओर से, और उस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अपनी जांच की। फिर मनी ट्रेल के मामले में ईडी का रोल आया और ईडी ने अपनी पूछताछ और कई लोगों को हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू किया। तो अरविंद केजरीवाल को कल भी कोई राहत नहीं मिली थी हाई कोर्ट से। 3 अप्रैल को अब उनके उस मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने अपनी याचिका को 2 हिस्सों में बांट लिया था और ये कहा था कि वो अपनी गिरफ्तारी को और रिमांड को अलग चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इमीडिएट रिलीज के लिए वो एक अलग से बहस कर रहे हैं और उस पर कोर्ट एक ही दिन में फैसला ले। वो कल हुआ नहीं। हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल के लिए मामला लिस्ट कर दिया है ईडी को नोटिस कर। अभी ऐसा लगता है कि केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होती दिखती नहीं है अगले कुछ हफ्तों तक। जी विकास, अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने वाली जनहित याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो सत्येंद्र जैन जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने भी अपना पद छोड़ा, मनीष सिसोदिया ने भी अपना पद छोड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जो अपने पद पर बने हुए हैं और जबकि अंदर से ही हिरासत में है, उसके बावजूद भी वो एक के बाद एक आदेश भी जारी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आज अहम सुनवाई भी होनी है। बिल्कुल, देखिए इसमें जहां तक हम बात करते हैं तो लीगल रुकावट भले ही कोई ना हो, कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता वो विधायक रह सकता है, और विधायक रह सकता है तो मंत्री भी रह सकता है, वहां पर कोई तो लीगल रुकावट नहीं है। लेकिन दिक्कतें प्रैक्टिकल हैं कि कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी, आदेश कैसे जारी किए जाएंगे, पैरोल को लेकर के नियम है, पूरा मंत्रिमंडल को कितनी बार जेल में आकर के मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत दी जा सकती है, ये सब जिसको हमने प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए लगातार ये बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल इस पद पर ना बने रहें। दूसरा यहां पर फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब एक नीति में खासतौर से जो वित्तीय नीति थी उसमें घोटाले के आरोप लगे हैं, तो फिर वो आगे इस तरह के संवेदनशील मामलों में कैसे कैबिनेट हेड कर सकते हैं, ये भी एक आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल पर। हालांकि पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे मुख्यमंत्री पद पर, कितना उसमें दम है इन दावों में, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। अदालत में आज ये मामला, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पीआईएल लिस्ट है हाई कोर्ट में। हालांकि कोर्ट की कितनी शक्ति है इस मामले में कि वो उनको पद से हटने के लिए कहें, ये एक अलग मसला है, लेकिन जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं वो ज्यादा गंभीर समस्या है इस मामले में कि अरविंद केजरीवाल कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे एज चीफ मिनिस्टर। जी लेकिन विकास, अगर देखा जाए तो जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी प्रकार का कोई आरोप हमारे ऊपर लगता है तो हम सबसे पहले उस पद को छोड़ेंगे, पूरी जांच होगी और उसके बाद में अगर जांच में वो सही पाए जाते हैं तो उसके बाद में उन्हें पद वापस दिया जाएगा। लेकिन यहां तो खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, वो ईडी की हिरासत में हो, उसके बावजूद भी वो अपने पद पर बने हुए हैं, तो क्या ये माना जाए कि औरों के लिए दूसरे नियम है और अरविंद केजरीवाल के लिए नियम अलग है? देखिए इसमें वही बात है कि इसमें एक लीगल डायमेंशन है, एक नैतिक बात भी है, और वो ये भी है कि अगर आप दूसरी पार्टी से भी तुलना मत करें। आपने सत्येंद्र जैन का उदाहरण दिया, बिल्कुल सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, इन लोगों के ऊपर जब आरोप लगे तो इनको कुछ ही महीनों में पद से हटना पड़ा। अब ये बात अलग है कि ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया, लेकिन अपनी इच्छा से इस्तीफा अगर देना होता तो वो तुरंत दे देते, लेकिन हमने देखा कुछ महीने जेल में रहने के बाद इन लोगों ने इस्तीफा दिया। तो क्या वही, अगर पार्टी की वही लाइन है तो क्या वो पार्टी की लाइन खुद चीफ मिनिस्टर पर लागू होगी, जो कि खुद पार्टी के कन्वीनर भी हैं आम आदमी पार्टी के? ये एक बड़ा सवाल है, एक नैतिक सवाल है। आने वाले दिनों में इसका जवाब पार्टी कैसे देगी ये देखना होगा। वैसे भी दिल्ली में अगर हम पॉलिटिकल एंगल से इसको देखें तो अगले साल चुनाव है जनवरी में, उससे पहले पार्टी किस तरह का मैसेज देना चाहती है अपने वोटर्स को कि क्या अरविंद केजरीवाल इतने गंभीर आरोपों के बाद भी पद पर बने रहेंगे या किसी और को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? बिल्कुल। यहाँ पर विकास, आज ईडी की हिरासत खत्म हो रही है, तो राज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई है सीबीआई की रिमांड को लेकर, क्या कुछ केजरीवाल की ओर से यहाँ पर उनकी दलील रह सकती है इस पूरे मामले में? क्योंकि कल तो जैसे राहत नहीं मिली, लेकिन आज ईडी अदालत के सामने किन तथ्यों के साथ केजरीवाल जाने की तैयारी में है? देखिए इनिशियली जब शुरुआत में सीबीआई हिरासत दी जाएगी तो बहुत ज्यादा उसमें बचाव नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन
हम तुलना करें ईडी और सीबीआई के मामलों में, तो सीबीआई के मामले में उनसे जब पूछताछ कर ली जाएगी, जब सीबीआई संतुष्ट होगी कि उनको सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो जमानत मिलना आसान होता है। ईडी में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ईडी के केस में जमानत मिलना असंभव, लगभग असंभव है। अगर हम पिछले कुछ सालों में किसी भी मामले में हम देखें पीएमएलए के, तो उसमें बहुत कड़े प्रावधान है। सीबीआई में उनको जमानत मिल जाएगी आरंभिक पूछताछ के बाद, वहां पर कोई रुकावट नहीं है। जो उनकी सारी मुश्किलें हैं वो ईडी के केस में हैं, उसमें बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो आज होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज अरविंद केजरीवाल के लिए अहम दिन है। कल उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन आज क्या ईडी के बाद सीबीआई उनको हिरासत में लेगी, सीबीआई को उनकी रिमांड दी जाएगी? एक बड़ा फैसला यहां पर अदालत को करना होगा। बिल्कुल, और इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से आज पूछताछ करने के लिए उन्हें बुलाया है। एजेंसी महुआ से विदेशी मुद्रा उल्लंघन फेमा मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनका बयान दर्ज करने के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेन-देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी इससे पहले भी फेमा के तहत मोइत्रा को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। महुआ के अलावा ईडी ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को भी समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। तो टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से ईडी की पूछताछ। नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। नीरज, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से लगातार वो संबंध से बचती आ रही हैं और आज क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जहाँ तक मामले की बात है तो ये मामला है बेसिकली लोकसभा में जब महुआ मोइत्रा जब लोकसभा की सदस्य थी, उस समय संसद के अंदर सवाल पूछने के एवज में जो कारोबारी है हीरा चंदानी, उससे न केवल महंगे गिफ्ट लेती थी बल्कि उनकी जो विदेश यात्रा का जो खर्चा है वो भी हीरानंदानी उठाता था। और ये सवाल इस तरीके थे कि आप देखें कि 61 के करीब उन्होंने जो सवाल हैं वो संसद के अंदर किए, लेकिन उसमें से 50 सवाल जो गौतम अडानी और जो सरकार है उसके खिलाफ किए। खासतौर से जो हीरानंदानी है, इन सवालों के एवज में महुआ मोइत्रा को जो महंगे गिफ्ट हैं वो देता था। दूसरी सबसे गंभीर जो आरोप इनके ऊपर लगाए हैं निशिकांत दुबे ने, वो आरोप थे कि महुआ मोइत्रा की जो लॉगिन अकाउंट है उसकी भी जानकारी हीरानंदानी के पास थी, उसका पासवर्ड भी उसी के पास था, और वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछवाता था। और इसके जो सबूत हैं वो भी निकल कर सामने आए। बाद में लोकपाल के पास इसकी शिकायत भी गई और लोकपाल के बाद सीबीआई ने भी इस मामले में जांच की, और कुछ दिन पहले सीबीआई ने जो छापे हैं वो भी मारे हैं महुआ मोइत्रा के जो आवास और दफ्तर पर। महुआ मोइत्रा इस समय भी टीएमसी की कृष्णानगर से जो उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनावों के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पैसा लेकर जो सवाल पूछ रही थी महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी वो उसके एवज में गिफ्ट दे रहे थे, तो इसके पीछे जो मंशा है वो किस तरह की थी। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि हीरानंदानी को भी आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले 2 सम्मन महुआ मोइत्रा को दिए थे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने राजनीतिक व्यस्तता के चलते उन सम्मनों का जवाब नहीं दिया और न ही वो ईडी की पूछताछ में शामिल हुई। लेकिन अब हीरानंदानी को भी बुलाया है, महुआ मोइत्रा को भी बुलाया। उम्मीद की जा रही है 11 बजे के आसपास महुआ मोइत्रा ईडी के ऑफिस पहुंचेंगे और ईडी के सवालों के जो जवाब हैं वो फेमा के तहत देंगी। दूसरा एक आप बता दूं कि राजनीति किस तरह से है कि आप देखें कि महुआ मोइत्रा का जो लॉगिन अकाउंट है और जो पासवर्ड है वो दूसरे के पास है। अगर आप देखें सुप्रिया श्रीनाथ, उनका जो लॉगिन अकाउंट है वो दूसरे के पास है। अरविंद केजरीवाल का जो मोबाइल का जो पासवर्ड है वो उनके पास नहीं है। तो इस तरह की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है, और निश्चित तौर पर ईडी हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा उन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, क्यों देश को और किसी कारोबारी को बदनाम करने की ये साजिश रची गई। जी नीरज, जिस तरीके से आपने बताया कि 2 समन भी इससे पहले जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने कामों के चलते वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई, तो क्या ये माना जाए कि आज वो वाकई ईडी के सामने पेश होंगी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए? देखिए, बिल्कुल उनको पेश होना पड़ेगा। आज नहीं अगर पेश होंगी तो आने वाले समय में उनको पेश करना होना पड़ेगा। और अगर वो लगातार बहाने बनाएंगी, लगातार ईडी के सवालों को जवाब नहीं देंगी, तो आपने देखा भी होगा कि दूसरे राजनेताओं के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने सख्त कदम उठाए करप्शन के खिलाफ, और इनके ऊपर भी एक गंभीर आरोप है, फेमा का भी आरोप है, और आप देखें कि सीबीआई भी
इनके ऊपर जो जांच है वो कर रही है, तो महुआ मित्रा को ईडी की जांच में शामिल होना चाहिए। और आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हीरा नंदानी को भी ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है और दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी सवाल जवाब करेगी कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या इनका टारगेट था, किस व्यक्ति को लेकर टारगेट था और क्यों ये लोकसभा की आप देखें कि जो साइट और ख़ासतौर से जो लॉगिन है उसका पासवर्ड किसी दूसरे के पास था, तो ये संसद की सुरक्षा के प्रति भी एक खिलवाड़ है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों को पूछताछ में शामिल होना चाहिए। अब देखना होगा 11 बजे तक महुआ मित्रा और हीरा नंदानी दोनों पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं। इससे पहले हीरा नंदानी जरूर फरवरी में ईडी के सवालों के जवाब दे चुके हैं, लेकिन ईडी ने दोबारा से उनको बुलाया है और महुआ मित्रा और हीरा नंदानी दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी। बिल्कुल, तो टीएमसी नेता महुआ से आज ईडी की पूछताछ। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज मुश्किलें लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई, लगातार सम्मन से बचते हुए, लेकिन आज 11 बजे एक बार फिर ईडी ने सम्मन किया है दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए। बिल्कुल, और इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर की एक सीट शामिल है। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋषि, जिस तरीके से देखा जाए तो बिहार की 4 सीटें जिन पर आज आखिरी दिन है नामांकन का, लेकिन इसके अलावा 102 में से 98 सीटों पर कल नामांकन का आखिरी दिन था। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अभी तक इन सभी सीटों को मिलाकर के कितने नामांकन प्राप्त हुए हैं? देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनावों की बात करें तो प्रथम चरण के मतदान के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है, जैसे कि आपने बताया, बिहार को छोड़कर 102 जो कुल सीटें हैं उसमें से 4 सीटें को छोड़ दें तो वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए वैसे तो 88 सीटें हैं, लेकिन एक सीट जो कि मणिपुर में एक ही सीट पर 2 चरणों में चुनाव है, इस वजह से अगर उसके एक हिस्से को शामिल कर लिया जाए, पश्चिम हिस्से को मणिपुर के, तो उसको मिला लें तो ये 89 सीटें हैं। वरना 88 सीटों के लिए जो नॉमिनेशन है
वो प्रोसेस शुरू हो रहा है। क्योंकि नॉमिनेशन एक ही चरण में शामिल किया गया था, इस वजह से मणिपुर को अब पहले चरण में ही शामिल किया जा रहा है। लेकिन अगर उसके लिए प्रोसेस की बात की जाए तो वो प्रोसेस जो है वोटिंग का और बाकी चीजों का है, वो वहां पर दूसरे चरण में से दिखाई देगा। तो मिलाकर अगर आप देखें तो अब तक जैसे कि 4 सीटों को छोड़ दें तो बाकी की सीटों पर जो नॉमिनेशन है वो हो चुका है और स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद ये तय हो जाएगा कि प्रथम चरण में किन किन इलाकों में कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमाम प्रत्याशी अब तक चुनावी मैदान में देखे जा चुके हैं। दूसरे चरण में खासतौर से जो कबायद है जी, उसमें आसाम का इलाका आता है, पश्चिम बंगाल का इलाका आता है, उत्तर प्रदेश का इलाका आता है, बिहार का इलाका आता है, जम्मू कश्मीर का इलाका आता है। तो ये जो तमाम इलाके हैं 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, इनमें अब ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और नामांकन का जो प्रोसेस है, जैसे कि आपने भी बताया, 4 तारीख तक नामांकन करने का, 4 अप्रैल तक नामांकन करने का समय रहेगा जी। अब बात आती है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें साफ तौर से एक है कि जो वेबसाइट है और जो नॉमिनेशन भरना है और जो पर्चा दाखिल करते समय जो जानकारी देनी है, पूरी पारदर्शिता के साथ उन जानकारियों को जनता के सामने समक्ष रखना है नॉमिनेशन फाइल करते समय। इनमें से किसी भी तरीके की जानकारी में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो नॉमिनेशन रद्द करने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। और इसी वजह से बहुत सतर्कता के साथ सभी उम्मीदवार अपने अपने नामांकन को करते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई गलती ना रह जाए। हमने देखा था कि पहले चरण में कई बार ऐसा हुआ कि एक ही सीट पर कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करते समय इस तरीके की गलतियां की और कई जगह तो राजनीतिक दलों ने इस बात की गलती कर दी कि एक से ज्यादा उम्मीदवारों को अपना सिंबल दे दिया। अब उसमें प्रोसेस ये है कि जो आखिरी व्यक्ति को सिंबल मिलता है, उस सिंबल से पहले के जितने भी सिंबल हैं उस पार्टी को आयोग को बताना होता है कि उनको रद्द किया जाए और आखिरी सिंबल जिसको दिया गया है वो स्वीकार कर दिया जाए। तो इस तरीके की तमाम जो घटनाएं नॉमिनेशन के दौरान होती हैं, कई बार देखने को आता है, कई बार शक्ति प्रदर्शन का करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। तो तय सीमा के अनुसार जो गाड़ियां और जो लोग अनुमति दी जाती है, उतने ही लोगों को नामांकन दाखिल करते समय अनुमति दी जाती है। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है चुनावों में, खासतौर से नॉमिनेशन को अगर देखें, क्योंकि अगर नॉमिनेशन ही गड़बड़ होगा तो किसी भी उम्मीदवार को भी चुनाव लड़ा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी जांच की जाएगी और उसके बाद जिस तरह से ऋषि बता रहे हैं उसके बाद थोड़ी तस्वीर साफ होगी कि किस तरह से ये पूरा जो नॉमिनेशन प्रोसेस रहा फर्स्ट फेज का वो रहा। कैसे जो भी शुरुआती खबरें आ रही हैं ऋषि, उसमें कहा जा रहा है कि सभी की नजरें हरिद्वार की सीट पर जिसपे सबसे ज्यादा नामांकन भरे गए, और जो आज जो अधिसूचना भी जारी की है दूसरे चरण के नामांकन को लेकर चुनाव आयोग की ओर से, उसके लिए भी कोई खास दिशा निर्देश जारी किए हैं? गजट देखिए जारी हो चुका है। जैसे कि एक प्रक्रिया होती है कि गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जो नॉमिनेशन फाइल करने का जो पूरी प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग जारी करता है। और इस बार हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग बहुत सुबह सुबह ही गजट नोटिफिकेशन के आदेश जारी कर देता है ताकि जो उम्मीदवार हैं उनको सुबह से ही अवसर मिल जाए। और पहले दिन से कई बार देखा जाता था कि गजट नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता था, 10-11 बज जाते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि हमने सुबह सुबह ही इस बात को बताया भी है कि गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से चुनाव आयोग ने पर्याप्त समय देने का जो अवसर दिया है, किसी भी तरीके की कोई देरी नहीं है। और इस पूरे प्रोसेस में जो खासतौर से दिशा निर्देश है उनका अनुपालन पूर्व की तरह ही किया जाना अनिवार्य है। और इस पूरे प्रोसेस में जैसे कि आपने बताया कि हरिद्वार की सीट पे काफी ज्यादा नॉमिनेशन हुए हैं, दक्षिण भारत से भी खबरें आ रही हैं कि एक जगह पर नॉमिनेशन बहुत ज्यादा हुए हैं। तो अगर नॉमिनेशन और स्क्रूटनी, इसमें बेहद महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि स्क्रूटनी में कौन टिकता है, क्योंकि नॉमिनेशन होना और उसके बाद स्क्रूटनी और कई बार नाम वापसी, तो अभी 2 प्रक्रिया बची हुई है। उसके बाद भी अगर कोई इलाके में अगर इतने ज्यादा उम्मीदवार होते हैं कि वो ईवीएम से कंट्रोल नहीं हो सकते। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो 100 से अधिक उम्मीदवारों को ईवीएम के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रोसेस को शुरू नहीं किया गया। अगर बहुत ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो बैलेट से चुनाव भी कराया जाता है, ये प्रावधान है। अगर मान लीजिए 200-250 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में बैलेट से चुनाव कराने का अभी भी प्रावधान है। तो उस पूरे प्रोसेस में देखना होता है, लेकिन स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद ही किसी भी तरीके से किसी भी
इलाके के बारे में प्रतिक्रिया देना उचित होगा। बिल्कुल, तो तभी तस्वीर साफ होगी स्क्रूटनी के बाद, जांच के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से उसकी शुरुआत हो गई है। 12 राज्यों की 88 सीट है दाव पर इस सेकेंड फेज में। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। और बहुत शुक्रिया ऋषि हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी को साझा करने के लिए। बिल्कुल, इसी के साथ अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए में लगभग सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। संभावना है कि आज एनडीए महायुति सीट बंटवारे का ऐलान भी कर सकती है। अगर राज ठाकरे की एमएनएस भी एनडीए महायुति गठबंधन में आती है तो एक सीट उन्हें भी दी जा सकती है। तो महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर अब और खबरों में आगे बढ़ें। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। इसमें 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से प्रत्याशियों के नामांकन के नामों की घोषणा की है और कांग्रेस ने गाजियाबाद की सीट से डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी 8वीं सूची जारी की। 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहां पर की गई है और गाजियाबाद से डॉली शर्मा को यहां पर कांग्रेस का टिकट मिला है। और वहीं लोकसभा चुनाव को बढ़ती सरगर्मियों के बीच पहले चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर के बाकी 98 सीटों पर नामांकन का बुधवार को आखिरी दिन था और इस वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन किए। इस दौरान भव्य रोड शो और रैलियों के जरिए उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। पश्चिम त्रिपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिप्लव कुमार देव ने भव्य रोड शो के बाद नामांकन किया। केंद्रीय मंत्री और अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव, जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा, बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने भी नामांकन पत्र भरा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद और नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने भी नामांकन किया। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर और रानीपेट से पीएम के उम्मीदवार एडवोकेट के बालू ने नामांकन किया। हम निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीटें एनडीए विजय होगी, ये मेरा विश्वास है। और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, ये विश्वास लोगों में जगा है। ये पूरा जो प्यार बरस रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर बरस रहा है। लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए ही ये जनता का इतना उत्साह और प्रेम आपको नजर आ रहा है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। जयपुर शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तमिलनाडु की करूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतमणि ने नामांकन किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई सीट से और कोयम्बटूर से डीएमके उम्मीदवार जीपी राजकुमार ने नामांकन किया।
जनता का आशीर्वाद रहा तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं गहलोत साहब और रणदावा साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूं। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण की 98 सीटों पर नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया, लेकिन पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होली के चलते नामांकन करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। इस बीच 28 मार्च से दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र, ओपी धनखड़ को दिल्ली, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा, अभय पाटिल को तेलंगाना, नलिन कोहली को नागालैंड, देवेश कुमार को मिजोरम, अजीत गोपछड़े को मणिपुर, एम चोबा आओ को मेघालय का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को दी गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव प्रभारी बनाए गए वैजयंत पांडा की मदद के लिए रमेश पिधूड़ी, विधायक संजीव चौरसिया और संजय भाटिया को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में निर्मल कुमार सुराना और जयभान सिंह पवैया को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर अलका गुर्जर को दिल्ली का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि रघुनाथ कुलकर्णी को अंडमान निकोबार का सह प्रभारी बनाया गया है। नलिन कुमार कटील को केरल का सह प्रभारी बनाया गया है। और वहीं आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका लगा। दरअसल जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां भी जोरों पर हैं। पार्टी वो उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की है, तो वहीं मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए भी अपने स्टार प्रचारकों के नाम तय कर दिए हैं। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से प्रचार का बिगुल भी फूंक दिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा की प्रत्याशी राजमाता अमृता रॉय से बात की और कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं कि बंगाल में गरीबों से लूटा गया पैसा ईडी की तरफ से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उनके पास वापस पहुंच जाए। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़ितों में से एक से फोन पर बात की थी और उन्हें शक्ति स्वरूपा बताया था। इस बीच भाजपा को पंजाब में बड़ी ताकत मिली है। कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू के भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जलंधर की बेहतरी दे लई मैं एक कोशिश, एक नवा एक्सपैरीमेंट अपने नाल करन लगा और मैनूं इस गल दा माण है कि जलंधर दे लोग जिन्हां दे नाल मैं एमसी रहिंदियां विचरिया, जिन्हां दे नाल बीइंग एमएलए लोकां दी सेवा कीती है और अज एक बारी फिर जलंधर दे लोग मैनूं जरूर प्यार देणगे, मान देणगे। बाद में सुशील कुमार रिंकू और शीतल अंगुराल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। भाजपा ने 3 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए अपने स्टार प्रचारकों के नाम तय कर लिए हैं। तीनों राज्यों में 40 स्टार प्रचारकों के नामों की सूची जारी की गई है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 40 स्टार प्रचारकों के नाम वाले इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री भी एमपी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए भी 40 स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और पार्टी का आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का नाम भी शामिल है। पीएम मोदी और प्रमुख केंद्रीय नेताओं के अलावा शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता, मुफुजा खातून, रुद्रनील घोष, अमिताभ चक्रवर्ती, सुकुमार रॉय, सिद्धार्थ तिर्की, देवश्री चौधरी सहित कई बड़े नेता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे, जो राज्य में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर उनके पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे।
बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 40 नेताओं को शामिल किया गया है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एमपी के सीएम मोहन यादव, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बीच ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार से लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। उन्होंने मथुरा में पहली जनसभा कर प्रबुद्धजनों से संवाद बनाते हुए सांसदों व भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को गिनाकर मोदी का मतलब भी बताया। हर भारतवासी को सम्मान मिलता है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला अभी भी सुर्खियां बना हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत के बयान को लेकर लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। जो शक्तियों को नकारेगा, जो मात्र शक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, उसको स्वतः जनता सीख दिखाएगी और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। 4 जून अब आना ही वाला है। बहुत बहुत भाजपा ने इस बार अपने कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। भाजपा नेता वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट न दिए जाने पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी पार्टी के नेता हैं और निश्चित रूप से भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के नाते अच्छा फैसला किया है। इधर एनडीए के सहयोगी दल पट्टाली मक्कलकाच यानी पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने आम चुनाव के लिए अपनी पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया है। रामदास ने लोकसभा चुनाव के लिए संयुक्त रूप से चेन्नई में पार्टी कार्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षा और रोजगार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा भी पीएमके के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। हिमाचल प्रदेश में संजय अवस्थी और चंद्रशेखर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। संजय अवस्थी जिला सोलन के तहत आने वाले अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य संसदीय सचिव भी हैं। इसके साथ ही जिला मंडी के तहत आने वाले धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जिला मंडी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर एकमात्र विधायक हैं। और इसी के साथ 24 की चुनौती में इतना ही, लेकिन नया सवेरा लगातार जारी है और अब रुख करते हैं अन्य खबरों का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आपको बता दें कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। कुलेबा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार के साथ बैठक करेंगे और साथ ही अन्य कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग के मामलों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री व्यापारी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और हमारे संवाददाता अमृतपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अमृत, यहाँ पर रूस यूक्रेन जो संघर्ष है उसके खत्म होने के जो यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रयास चल रहे हैं, उसके बीच ये यात्रा हो रही है यूक्रेन के विदेश मंत्री की। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं बातचीत के लिए? देखिए जया, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं उनकी जो विजिट है वो प्राइमरीली इंडियन सपोर्ट सीख करने के लिए है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए आए। युद्ध तो चल ही रहा है, युद्ध के खत्म होने के आसार बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड्स ही बैक डाउन करने की किसी मंशा उनकी दिख नहीं रही है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू आप आगे का रास्ता तलाशें। तो इस विजिट में जब वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे तो एस जयशंकर यही उनको दोहराएंगे कि भारत ये चाहेगा कि आप टेबल पे बैठें और आपसी बातचीत के साथ इस मसले का हल ढूंढें। जंग किसी मसले का हल है नहीं, पर यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन पर वो एसेंशियली सपोर्ट करेंगे, चाहेंगे कि उनकी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, न्यूक्लियर सेफ्टी, फार्मास्यूटिकल्स में ट्रेड, प्रोडक्ट ट्रेड्स दोबारा स्टार्ट किए जाएं और आगे लेके जाएं। और दूसरा, जंग स्टार्ट होने से पहले इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में बहुत तादाद में जाते थे, खास करके मेडिकल स्टडीज परस्यू करने के लिए। तो वो चाहेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स फिर से यूक्रेन आना शुरू करें। हालांकि उस पर एप्रीहेंशंस हैं इंडियन स्टूडेंट्स की कि वहाँ जंग का माहौल है, तो उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। पर यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं दिमित्रो कुलेबा इस पर जोर डालेंगे, तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और आइए अब बारी है अखबारों की सुर्खियां देखने की। और अखबारों की सुर्खियों को जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त डीडी न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, सुप्रभात आपको। और आज के जो अखबार आए हैं आपके सामने, उनमें क्या कुछ मुख्य खबरें हैं जिन्हें प्रकाशित किया गया है? सुप्रभात कृतिका और जया। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं वायुसेना प्रमुख के बयान के साथ, जो कि एक सेमिनार को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो सीमा पार भी ताकत दिखा सकती है वायुसेना। और उन्होंने बालाकोट ऑपरेशन में यह साबित करके दिखाया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ये स्वीकार करने की जरूरत है कि भविष्य के युद्ध अलग तरीके से लड़े जाएंगे और उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष का सैन्यीकरण करना भी जरूरी है। इस खबर को आज हरिभूमि अखबार ने प्रमुखता से लिया है। इसके अलावा देश दुनिया पेज पर आज जनसत्ता अखबार ने एक खबर छापी है और बताया है कि शांति से आगे बढ़ रहा है जम्मू और कश्मीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही और इस बात को ही कोट करते हुए इस खबर को हेडलाइन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर धकेल दिया गया था, लेकिन जब से 370 को हटाया गया उसके बाद अब युवा एक अलग तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र की प्रगति में अपनी सहायक भूमिका भी निभा रहे हैं। इसके अलावा दैनिक जागरण अखबार ने आज पहले पेज पर इस खबर को लिया और कहा है कि जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार। ये एलजी ने जो बात कही है इसको कोट करते हुए खबर ली है और उन्होंने ये कहा कि मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं ऐसा नहीं होगा। साथ ही एक और साथ में कॉलम है, उसमें बताया गया है कि केजरीवाल मामले में अमेरिकी टिप्पणी से भारत नाराज है और उन्होंने अमेरिकी राजनयिक को विदेश मंत्रालय ने
समन जारी कर तलब भी किया। तो इस खबर को आज प्रमुखता से लिया। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने भरोसा जताया है कि कार्बन मुक्त की कवायद में जॉब भी पैदा कर सकता है भारत। उन्होंने ये विश्वास जताते हुए कहा कि 20 साल में लाखों नौकरियों का सृजन भारत कर सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है। विश्वास भारत पर किस तरह से बाकी देश कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई खबर। एक और नवभारत टाइम्स अखबार ने खबर ली और उन्होंने आज एक रिसर्च के माध्यम से कहा है कि यदि एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आप आरओ का पानी पी रहे हैं तो आप शुद्ध जल पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो इस खबर को भी आज CSIR और WHO ने जिस तरह से ये बात कही है उसके साथ ये खबर को आज प्रकाशित किया है। चलते चलते क्राइम ट्रेंड इस समय जो बदला है उस खबर की बात कर लेते हैं, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने लिया है और बताया है कि मदद के बहाने दोस्त रिश्तेदार की आवाज़ निकालकर अब बदमाश ठगी कर रहे हैं। यानी कि वो एक ऐसा क्लोन तैयार कर लेते हैं जिसके माध्यम से वो आपको ठगी आपके साथ कर सकते हैं। और इसके लिए कहाँ शिकायत की जा सकती है? तो ठगी का शिकार यदि आप होते हैं तो 1930 ये जो हेल्पलाइन नंबर है आप इस पर कंप्लेंट करें। साथ ही cybercrime.gov.in पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और बचने के लिए क्या करें ये भी बताया गया है। तो बचने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ या आपका परिजन बात कर रहा हूँ, तो आप पहले पता कर लें। कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करने के पहले आप पता कर लें कि वो वाकई में आपका परिजन है या नहीं है। तो ये भी आज एक क्राइम ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है इसको लेकर के हिंदुस्तान अखबार ने एक खबर प्रकाशित की है। तो आज के अखबारों में ये है तमाम अहम खबरें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से संध्या बता रही थी कि साइबर क्राइम इस वक्त अपने चरम पर है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें और कोई भी अगर आपके साथ किस तरह की ठगी होती है तो आपको तुरंत इसको रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला भी यूं ही लगातार जारी है। आगे और भी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे और आप देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में जहाज के एक ब्रिज से टकराने की दुर्घटना के शिकार 2 लोगों की लाशें मिली हैं। इस दुर्घटना में 6 लोग अभी भी लापता हैं। प्यूर्टो रिको में डेंगू बुखार की बढ़ोतरी होने पर वहां सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मार्च के दूसरे सप्ताह तक डेंगू बुखार के 549 मामले सामने आए। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में राष्ट्रपति पद के चुनावों में विपक्षी नेता विपक्षी उम्मीदवार बासिरो डियोमाय फाय ने 54% से अधिक वोट हासिल किए। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रत्याशी अमादो बा ने 35% वोट हासिल किए। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स आज वार्षिक मॉन्डी थर्सडे यानी ईस्टर से वहां की जनता को संबोधित करेंगे।
म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना के प्रमुख जनरल मिन आंग हलाइंग ने वार्षिक सशस्त्र सेना दिवस परेड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जूनटा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी अस्थायी रूप से सत्ता को संभाल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। ओपन एआई के चैट जीपीटी की को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक एआई जल्द ही एक्स के सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्रोक सभी प्रीमियम ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार आज से निपटान व्यवस्था T0 की शुरुआत करेगा। शुरू में बीटा ढांचे का परीक्षण केवल 25 शेयरों पर किया जाएगा। JSW स्टील, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज ऑटो, MRF, वेदांत और अंबुजा सीमेंट्स उन 25 शेयरों में शामिल है जिनके लिए सौदे के दिन ही निपटान व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। इन शेयरों में दोपहर 1:30 बजे तक हुए खरीद फरोख्त के लिए जिस दिन सौदा उसी दिन निपटान यानी T+0 निपटान किया जाएगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला मोबाइल गेमिंग बाजार है और इस उद्योग का वार्षिक राजस्व 2023 के 3.1 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2028 तक 6 अरब डॉलर होने की संभावना है। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी वीजो की एक संयुक्त रिपोर्ट में ये बात कही गई है। और चलिए नया सेवरा में अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का और जानते हैं देखते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु ने पहले दौर के मैच में कनाडा की वैन यू हांग को हरा दिया। सिंधु आज अंतिम 16 के मुकाबले में चीनी ताइपे की हुआंग यू सुन से भिड़ेंगी। वहीं अश्मिता चालिहा को हार का मुंह देखना पड़ा। चालिहा को थाईलैंड की रत्नानोक इथानोन ने 21-13, 21-11 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में भारत के हाथ निराशा लगी। भारत के किदाम्बी श्रीकांत को अपने पहले ही मैच में जापान के कू ताकाहाशी के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं महिला युगल मुकाबले में आज अंतिम 16 के मैच में तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया की टिफेनी हो और ग्रोनिया सोमेरवेली की जोड़ी से होगा। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। फिल्म गेम चेंजर के निर्माताओं ने अभिनेता रामचरण के जन्मदिन पर फिल्म का पहला गाना जारंगंटी को जारी कर दिया है। इस गाने को तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। फिल्म ईद के मौके पर 10 अप्रैल को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। मराठी अभिनेत्री साई तम्हाकर बहुत जल्द इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी। साई की एंट्री इमरान की आगामी फिल्म ग्राउंड जीरो में हो गई है। और चलिए नया सेवरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। जानते हैं मौसम का मिजाज। 29 मार्च से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। वहीं आज यानी कि 28 मार्च के मौसम की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश के साथ कुछ मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाके में भी हल्की बर्फबारी की संभावना है, जबकि पंजाब के कुछ हिस्सों में और हरियाणा तथा दिल्ली में छिटपुट हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ आ गया है। आसमान में बादल छाए रहने के बाद मौसम संबंधी गतिविधियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद क्षेत्र में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
और आइए अब विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं एक नजर। और मिजाज मौसम के साथ ही नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कुछ अनोखी झलकियों के साथ। बिल्कुल, झारखंड के हजारीबाग में स्थित अनोखी गुफा की झलकियों के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे, मेरी सहयोगी जया और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर